शुभोदय बच्चों, मेरा नाम काव्यश्री है। मैं MJPAP BCW स्कूल वेमुल्ली में काम कर रही हूँ। दोपहर में आपको विद्यावारिधि क्लासेस चल रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब उन क्लासेस को देखकर कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं और इसके साथ साथ हम भी आपको कुछ ज्ञान प्रदान करने के लिए हमारे सब्जेक्ट में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपको बताते हैं। हिंदी के विषय में हम आपको व्याकरण के बारे में बताते हैं, राइट। सो व्याकरण सीखना ज़रूरी है क्योंकि प्रत्येक भाषा के लिए कुछ कानून होते हैं, यानी कुछ नियम होते हैं। उस नियम को हम सीखते हैं तो उस भाषा को हम शुद्ध रूप से प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए हमें आपको व्याकरण में होने वाले टॉपिक्स को बता जा रहे हैं। हमें पिछले क्लासेस में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बारे में बताया था। इसके बारे में आपको कोई डाउट्स आते हैं तो मेरे पिछले वीडियोस देखिए। और अगले टॉपिक है, आज का टॉपिक है क्रिया। इसके बारे में हम देखेंगे आज। सबसे पहले उदाहरण को देखिए। राम आम खाता है। राम आम खाता है। और दूसरा उदाहरण है सीता पाठ पढ़ती है। ये वाक्य है ना। सबसे पहले आप सेंटेंस फॉर्मेशन को देखना है। सेंटेंस फॉर्मेशन చేయడం అనేది రావాలి మనకి ఫస్ట్. సో సెంటెన్స్ ఫార్మ్ చేసేటప్పుడు ఏ వర్డ్స్ని ఎక్కడ పెట్టాలో అక్కడ పెడితేనే ఆ వర్డ్కి ఒక मीनिंग అనేది వస్తుంది. सो हम वाक्य में शब्दों को ऑर्डर में रखते हैं तो उस वाक्य का कोई अर्थ होता है, नहीं तो कुछ अर्थ नहीं होता. देखिए, राम आम खाता है. यह राम इज द सब्जेक्ट. काम किया जाने वाले व्यक्ति को हम कर्ता कहते हैं हिंदी में. राम को हम क्या कहते हैं? कर्ता. सो राम कर्ता. आम means object, that means karma. కాతా మీన్స్, కాతా అంటే తినడం. రాముడు మామిడి పండు తింటున్నాడు. సో కాతా అంటే తినడం అనేది ఏంటి? పని కదా. తినడం అనేది పనే కదా. సో పనిని మనం ఏమంటాం? హిందీలో అయితే క్రియ అంటాము, ఇంగ్లీష్లో అయితే వర్బ్ అంటాము. సో సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఎలా ఉండాలి అంటే హిందీలో सबसे पहले कर्ता आना है, इसके बाद कर्म आना है और अंत में क्रिया आना है. सो सेंटेंस फॉर्मेशन इज कर्ता, कर्मा और क्रिया. इसी ऑर्डर में ही हम वाक्यों का निर्माण करना है, नहीं तो उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं होता. सो कर्ता, कर्मा, क्रिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब. दिस इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर इन हिंदी. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब. दैट मीन्स कर्ता, कर्मा और क्रिया. सो क्रिया. इस वाक्य में क्रिया को ढूंढिए आप. सीता पाठ पढ़ती है. इस वाक्य में क्रिया क्या है? पढ़ती यह क्रिया है क्योंकि पढ़ना चदड़ों ना. सीता क्या पढ़ती है? पाठ पढ़ती है. सो काम किए जाने वाले व्यक्ति कौन है यहाँ? सीता. सो सीता इज द सब्जेक्ट. सीता पाठ पढ़ती है. सो पढ़ना इज वर्ब एंड पाठ इज ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब. सो इसको ही हम वर्ब कहते हैं. हिंदी में हम इसे क्रिया कहते हैं. आज का टॉपिक है क्रिया. इसको हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं. और क्रिया की परिभाषा देखिए. जिस शब्द से किसी काम का बोध हो, काम मीन्स पनी, वर्क, काम का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं. ఏ వర్డ్ అయితే శబ్ద మీన్స్ వర్డ్, ఏ వర్డ్ అయితే మనకి వర్క్ ను చెప్తుందో ఆ వర్డ్ నే మనం క్రియ అంటాం. వర్క్ చేస్తున్నట్టు చెప్తుందో మనకి ఆ వర్డ్ ని మనం క్రియ అంటాం. सो उदाहरण देखिए. खाना, पीना, सोना, सुनना. खाना मीन्स తినడం, पीना मीन्स తాగడం, सोना मीन्स पడుకోవడం, सुनना मीन्स विनడం. ये सब क्रिया है. हम सुबह से लेकर बहुत सारे काम करते हैं. उस कामों को ही हम व्याकरण में क्रिया कहते हैं. इस उदाहरण को देखिए. यहाँ बिल्ली क्या कर रही है? दूध पी रही है. सो पीना क्रिया है यहाँ. और बच्चे क्या कर रहे हैं? यहाँ खेल रहे हैं. सो खेलना, आप भी खेलते हैं ना इस लॉकडाउन समय में. हाँ, शाम के समय में आप खेलते हैं आपके दोस्तों के साथ, राइट. सो खेलना भी एक काम है. ये बच्चे क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं. पढ़कोड़म गोड़ा का पने. नेक्स्ट, ये लिख रहे हैं यानी पढ़ रहे हैं. पढ़ना या लिखना ये सब क्रिया के अंतर्गत आते हैं, काम के अंतर्गत आते हैं. और ये क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं. ये भी दौड़ना भी क्रिया है. और ये हंस रहे हैं, हंसना भी क्रिया है. हम सुबह से लेकर जो कुछ भी काम कर रहे हैं सभी
క్రియ के अंतर्गत ही आते हैं. మనం మార్నింగ్ లేచిన కాడ నుంచి ఏమేమైతే చేస్తుంటామో అవన్నీ కూడా పనులే. सब क्रिया ही होते हैं. सो उन काम करने जाने वाले किया जाने वाले व्यक्ति को हम कर्ता कहते हैं. ओके माँ, వాళ్ళని మనం సబ్జెక్ట్ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి, క్రియా के मूल रूप को धातु कहते हैं. సో धातु का अर्थ, धातु అంటే ఏంటో మీరు తెలుసుకోవాలి. క్రియ ఉంటుంది కదా, ఇవన్నీ క్రియలు కదా, खाना पीना सोना सुनना, ये सब क्रिया है. इन क्रिया के मूल रूप అంటే దాని యొక్క మూల రూపాన్ని మనం ధాతు అంటాం. సో मूल रूप అంటే ఏంటో చూడండి. धातु అంటే मूल रूप. धातु का अर्थ होता है मूल रूप. क्रिया का मूल रूप धातु कहते हैं ना. सो पढ़ धातु है. इसका सामान्य रूप होता है पढ़ना. సో పడ్ అనేది ధాతు రూపం, మూల రూపం. దానికి మనం నా యాడ్ చేసుకునేవడం వల్ల అది సామాన్య రూప్ కింద వస్తుంది. नेक्स्ट खा मीन्स धातु रूप, खाना मीन्स सामान्य रूप. सो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं. और नेक्स्ट क्लास में हमें आपको क्रिया के भेद के बारे में बताती हूँ. मैं आपको क्रिया कर्म की दृष्टि से क्रिया को 2 भागों में बांटते हैं. सबसे पहले आप कर्म के बारे में जानना है. मैं यही बताया आपको कर्म को कैसे फाइंड आउट करना है वाक्य में. सो किए जाने वाले काम किए जाने वाले व्यक्ति को हम कर्ता कहते हैं, और काम को हम वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं. और सब्जेक्ट वर्ब మధ్యలో మనకు వస్తుంది ఆబ్జెక్ట్ कर्म. सो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब కదా. कर्म की दृष्टि से क्रिया को 2 भागों में बांट देते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया. अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करती हूँ. आप ये चाहते हैं तो इसकी परिभाषा और क्रिया के मूल रूप और सामान्य रूप को कैसे लिखना है एक बार अपने नोट्स में लिखिए. हाँ बच्चों, वाक्य का निर्माण आपको पता है ना, आपको याद है ना, कर्ता कर्मा और क्रिया. सो क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं. సో కర్మ ప్రకారంగా చూసుకుంటే కనుక క్రియని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశారనమాట. और 2 भाग है कि पहला वन है सकर्मक क्रिया और दूसरा वन है अकर्मक क्रिया. क्रिया को 2 भागों में बांट दिया है कर्म के आधार पर, सकर्मक और अकर्मक. सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया का अर्थ किया है और वाक्य में सकर्मक क्रिया को हमें कैसे पहचानना है इसके बारे में देखेंगे. हम उदाहरण देखेंगे. उदाहरण देखने के बाद आपको ये डेफिनेशन पूरी तरह समझ सकते हैं. उदाहरण ध्यान से देखिए. बच्चा दूध पीता है, रमेश वीणा बजाता है, मोहन आम खाता है. अब इन वाक्यों में आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचान सकते हैं. इस सेंटेंस में మీరు సబ్జెక్ట్ ఏంటి, वर्ब ఏంటి, ऑब्जेक्ट ఏంటి అనేది फाइंड आउट చేయగలరా. कर्ता कर्मा और क्रिया को आप पहचान सकते हैं इस वाक्य में. हाँ, काम किए जाने वाले व्यक्ति को हम कर्ता कहते हैं. यहाँ बच्चा दूध पीता है. कौन दूध पी रहा है, ఇక్కడ ఎవరు పాలు తాగుతున్నారంటే बच्चा. सो बच्चा हियर इज कर्ता. और वे क्या काम कर रहे हैं, पी रहे हैं. पीना इज यहाँ क्रिया. और वे क्या पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं. सो दूध हियर ऑब्जेक्ट यानी कर्म. कर्ता कर्मा क्रिया. और दूसरे सेंटेंस, दूसरे उदाहरण देखिए. रमेश वीणा बजाता है. सो कौन वीणा बजाता है, यह काम किए जाने वाले व्यक्ति कौन है, रमेश. सो रमेश यहाँ कर्ता होता है और किए जाने वाले काम क्या है, रमेश के द्वारा किए जाने वाले काम है बजाता, मोगिंचड़म. सो यहाँ ये वर्ब होता है और वे क्या बजा जा रहे हैं, वीणा. सो वीणा यहाँ ऑब्जेक्ट होता है. और तीसरा उदाहरण, मोहन आम खाता है. सो खाना यह एक क्रिया होता है. क्रिया किए जाने वाले व्यक्ति को हम कर्ता कहते हैं, राइट. यहाँ मोहन कर्ता होता है और वो क्या कर रहे हैं, कर्ता से द्वारा किए जाने वाले काम को हम क्रिया कहते हैं ना. यह खाता क्रिया होता है यानी वर्ब होता है. और वो क्या कर रहा है, आम खा रहे हैं. आम खा रहा है इसलिए आम यहाँ ऑब्जेक्ट होता है. सो प्रत्येक वाक्य में हमको यहाँ कर्म दिखाई दे रहा है और क्रिया का व्यापार का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ रहे हैं. यहाँ క్రియ చేసేటువంటి మెయిన్ రిజల్ట్ అనేది కర్త మీద కాకుండా మనకి ఇక్కడ కర్మ మీద పడుతుంది. సో అదే ఇక్కడ చెప్పారు, జహా కర్త కా వ్యాపార కా ఫల్ కర్మ పర్ పడే. ఎప్పుడైతే కర్త చేసేటువంటి పని కర్త మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా కర్మ మీద ఉంటుందో అలాంటి వాటిని మనం सकर्मक क्रिया అంటాం. సా మీన్స్ ఉండడం, స कर्मक. सो इस वाक्य में कर्म होते हैं, इसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं.
यहाँ देखिए बच्चा दूध पीता है. सो बच्चा पीता है అయితే మనకి ఇక్కడ మీనింగ్ లేదు కదా. सो क्या पीता है, दूध पीता है. आप वाक्य में सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए उस वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ क्या या किसको ये प्रश्न पूछते हैं तो आपको उत्तर मिलते हैं तो वो कर्म सकर्मक होते हैं और वो क्रिया सकर्मक क्रिया होते हैं. उस वाक्य में कर्म होते हैं तब उस क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं. सो सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए छोटी सा टिप क्या है, मुख्य क्रिया से आप क्या या किसको प्रश्न पूछना है. सो आगे ये हम चेक करेंगे. बच्चा दूध पीता है. बच्चा क्या पीता है, दूध पीता है. यह दूध पर ఈ दूध మీద మనకి సెంటెన్స్ అంతా డిపెండ్ అయి ఉంది. సో दूध అనేది ఇక్కడ कर्म వస్తుంది. सो कर्ता का व्यापार का फल कर्म पर पड़ रहे हैं इसलिए इस क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं. और दूसरे वन रमेश वीणा बजाता है. रमेश क्या बजाता है, वीणा. सो यहाँ क्रिया कर्ता का व्यापार का फल कर्म पर पड़ते हैं इसलिए यहाँ इस क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं. सो सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए बहुत आप आसानी से पहचान सकते हैं. एक प्रश्न पूछते हैं तो क्या और किसको प्रश्न आप पूछते हैं तो आपको उत्तर मिलते हैं तो उस क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं. और दूसरी वन है अकर्मक क्रिया. हाँ मीन्स नहीं लिए दो अर्थ. उस वाक्य में कर्म नहीं होते हैं ऐसे क्रिया को हम अकर्मक क्रिया करते हैं. सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे, देखने के बाद इस डेफिनेशन के बारे में देखेंगे. सो बच्चे रोते हैं, अशोक सोते हैं, पक्षी उड़ते हैं, राधा रोती है. सो यहाँ हमको क्रिया है, रोना, उड़ना, सोना, ये सब क्रिया है. सो क्रिया किए जाने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, పని చేసే పర్సన్ మనం ఏమంటాం, कर्म అంటామా कर्ता అంటామా. यस, क्रिया काम किए जाने वाले व्यक्ति को हम कर्ता कहते हैं. यहाँ ये सब कर्ता के अंतर्गत आते हैं. राधा, पक्षी, बच्चे, अशोक, ये सब कर्ता है. वो कुछ काम कर रहे हैं लेकिन उस काम का व्यापार का फल हमें कर्म पर नहीं पड़ रहे हैं, कर्ता पर ही पड़ रहे हैं. सो राधा रोती है. सो राधा क्या रोती है. సో మన క్రియ సకర్మక అకర్మక ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మీకు క్యా కిస్కో ప్రశ్న వేసుకోవాలని చెప్పాను కదా. అక్కడ మీకు రోతి అనేది క్రియ కదా. సో క్యా అనే ప్రశ్న వేసి చూడండి, आपको उत्तर मिलते हैं या नहीं. राधा क्या रोती है, राधा क्या रोती है, हमको कोई उत्तर है यहाँ. पक्षी क्या उड़ते हैं, पक्षी ఎందుకు उड़తున్నాయి, इसको क्या कोई अर्थ होते हैं इस सेंटेंस में. बच्चे रोते हैं, बच्चे क्या रोते हैं. अशोक क्या सोते हैं, इसका हमको कोई अर्थ नहीं है. और इस क्रिया का व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़ रहे हैं. इस वाक्य में कर्म नहीं होते हैं. आप आसानी से पहचान सकते हैं. వాక్యంలో ఎప్పుడు కూడా కర్మ అనేది ఉండదు. और क्रिया యొక్క వర్క్ అనేది డిపెండ్ అయ్యేది कर्ता మీద डिपेंड అవుతుంది. क्रिया का व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़ते हैं, तभी हम इसको अकर्मक क्रिया कहते हैं. इस क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं और इस क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं. सो कर्म की दृष्टि से आपको क्रिया को दो भागों में बांट दिया है, सकर्मक और अकर्मक. सकर्मक का अर्थ होता है जहाँ कर्ता का व्यापार का फल यानी कर्ता के द्वारा किए जाने वाले काम का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ते हैं तो सकर्मक क्रिया कहते हैं. और कर्ता का व्यापार का फल यानी कर्ता के द्वारा किए जाने वाले काम का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर ही पड़ते हैं तो उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं. इसमें आपको कोई डाउट्स है तो मुझे पूछिए. और क्रिया आपको क्रिया का अगले भाग भी है, इनका చాలా भेद ఉంటుంది, टाइप्स ఉంటాయి क्रिया గురించి. सो सभी जानते हैं तो आप कंफ्यूज होते हैं. यहाँ तक आपका बस है, ఇక్కడ వరకు నేర్చుకుంటే చాలు. क्योंकि आपको एग्जाम्स में ऐसे देते हैं वाक्यों में कर्ता को पहचानना और पहचाना जाने वाले क्रिया को पहचानना और उस क्रिया सकर्मक के अंतर्गत आते हैं या अकर्मक के अंतर्गत आते हैं, ये पहचानना चाहते हैं तो बस. సో మీరు వాక్యంలో క్రియను ఫైండ్ అవుట్ చేయగలగాలి. సో ఫైండ్ అవుట్ చేసినటువంటి క్రియ सकर्मक కింద వస్తుందా अकर्मक క్రియ కింద వస్తుందా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో यहाँ तक आप जान लीजिए. और चाहते हैं तो మీకు ఇంకా ఇవి మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతే నెక్స్ట్ టాపిక్లో నేను మీకు కావాలంటే క్రియ గురించినటువంటి మిగతా టాపిక్స్ पार्ट्स అన్నీ కూడా చెప్తాను. सो सबसे पहले आप क्रिया के डेफिनेशन और क्रिया को वाक्य में कैसे पहचानना है और कर्म के आधार पर वाक्य में क्रिया को कितने भागों में बांट दिया है. సో కర్మ అనేది మనకి సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసు కదా. హిందీలో సబ్జెక్ట్, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कर्ता, कर्म और क्रिया, ऐसा ही हम वाक्यों का निर्माण करना है हिंदी में. सो इस ऑब्जेक्ट ని మనం कर्म అంటాం హిందీలో.
ओके ना। सो कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांट दिया है, सकर्मक और अकर्मक। आशा करती हूँ कि इस क्लास में आपको कोई डाउट्स उत्पन्न नहीं होते, यानी आपको उत्पन्न होता है तो मुझे पूछिए, मैं आपका डाउट्स क्लियर करती हूँ। धन्यवाद।